नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका जनरल कंपटीशन की इस सीरीज में। और बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्रिएटिव क्लासेज में। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस कि आखिर इसमें जो सीरीज चलने वाली है लगातार, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो जनरल कंपटीशन में पढ़ना तो एटलीस्ट सब कुछ है और किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करके चला नहीं जा सकता है। तो अभी हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लें कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये कहाँ तक कवर करेगा। और अभी जो सीरीज चल रही है उसमें तो सब लोग कहेंगे कि लगातार आप पढ़िएगा तो यूपीएससी तक के लेवल को कवर करेगा, लेकिन वो एग्ज़ाम में ही समझ में आएगा कि आपका कौन सा लेवल कवर हुआ है और आपका क्या क्लियर हुआ है। उसके बाद आप मानेंगे कि आपकी पढ़ाई सही हुई है, सटीक हुई है या नहीं हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है, यानी कि बेसिकली आप देख लीजिए कि आर्ट्स का सारा पोर्शन कवर कर लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी आपको क्या पढ़ना है, तो कहाँ क्या है, किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरीके से पर्वत का निर्माण हुआ, किस तरीके से नदियाँ बनी, नदियों की अवस्था कौन कौन सी है, किसको आप प्रौढ़ावस्था कहेंगे, किसको आप वृद्धावस्था कहेंगे, किसको आप समानांतर नदियाँ कहेंगे, किसको आप टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ कहेंगे, और किस तरीके से नदियों का उद्गम से लेकर के नदियों के आप विसर्जन तक को पढ़ेंगे, तो उसको कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे कि भारत का संविधान आखिर बना कैसे, भारत का संविधान किन लोगों ने बनाया, संविधान निर्माण में भूमिका किन की थी, किस तरीके से भारत संविधान की पृष्ठभूमि बनी, और जब ये संविधान बन गया तो इसमें रूल एंड रेगुलेशन क्या क्या रहा, किन रूल और रेगुलेशन के माध्यम से भारतीय शासक अभी तक शासन करते आए हैं। और स्वतंत्रता के बाद तक के सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और उसके बाद भी सबसे बड़ा एकजुट देश रहने का इतिहास और रहने का गौरव प्राप्त किया है भारत ने। तो यह भारतीय संविधान में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान के बाद इंडियन सोसाइटी भी अगर आपको पढ़ना है तो वो भी बेहतर चीज़ है, उसको भी कवर अप कर लेंगे। उसके बाद जनरल साइंस देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरल साइंस देखते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपको कवर करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी। जैसे जनरल साइंस कवर कीजिए। उसके बाद एक जो अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको औद्योगिक नियम क्या क्या है भारत में, संस्थाओं का नियम कौन कौन सा है भारत में, किस तरीके से मजदूरों से काम करवाया जाना चाहिए, मजदूरों का यूनियन कैसे बनता है, कितना घंटा उनसे काम लेना है, कौन कौन सा नियम है। बेसिकली बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, इसलिए लोग गधा मजदूरी भी करते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन गधा मजदूरी भी करते हैं। क्यों करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हमें अपनी ही मतलब अपना जो भया दोहन हो रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है। जो एम्प्लॉयर आपका ज़्यादा समय ले रहे हैं, आपसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, आप उनसे लड़ना नहीं जानते हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। खैर, आपको लड़ना नहीं सिखाया जा रहा है, आपको पढ़ना सिखाया जा रहा है। इसके बाद कंप्यूटर आपको पढ़ना ही है, कंप्यूटर पढ़ते हैं। इसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और क्या सिलेबस में आता है, तो मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है। इतना अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझ के चलिए कि आपका पूरा का पूरा जनरल कंपटीशन का चैप्टर्स कवर हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ लें, शुरुआत कर लेते हैं हिस्ट्री से। रोकिए, यही तो दिक्कत है। कर चलिए, तो बात कर लेते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या है, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। अब आप देखिए कि आधुनिक इतिहास किसे कहेंगे। इतिहास भी कभी आधुनिक होती है क्या? इतिहास का मतलब ही है इति जोड़ बीती, मतलब कि जो
बीत चुका है उसको आप इतिहास कहेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास की। तो भाई ये कैसे संभव है कि इतिहास भी है और आधुनिक भी है? एनीबडी हु कैन कमेंट? तो आप बताइए कि इतिहास को आधुनिक कैसे कहेंगे? तो आप देखिए कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब भारतीय इतिहास का लेखन हो रहा था या इतिहास लेखन किया जा रहा था, तो उस समय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। अब ये 3 भाग कौन कौन से थे? तो उन्होंने डायरेक्टली 3 भाग में बांट दिया, और ये 3 भाग थे। सबसे पहले हिंदू काल, फिर आया मुस्लिम काल, और फिर आया आधुनिक काल। अब ऐसा कैसे कह रहे हैं ये लोग? तो ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रारंभिक इतिहास को ये मानते हैं कि इस समय हिंदू शासक द्वारा शासन किया जा रहा था, इसलिए इस काल को हिंदू काल कहते हैं। जबकि कई इतिहासकार, यदुनंदन सरकार आते हैं, या आप बहुत सारे इतिहासकार जो आते हैं, उन्होंने इसका खंडन किया है। और उनका कहना है कि सेकेंड जो ट्रांस था, इस समय मुस्लिम शासकों द्वारा शासन किया जा रहा था भारत को, इसलिए इसका काल को हम मुस्लिम काल कहेंगे। और जब 1600 ईस्वी के बाद भारत में आधुनिकता आई, क्योंकि अंग्रेज आ गए, मतलब वो आपको आधुनिक नहीं कह रहे हैं, वो आपके इतिहास को भी आधुनिक नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आ गए इंडिया में, इसलिए इंडिया में क्या हो गया? आधुनिकता आ गई, इंडिया मॉडर्न हो गया। जैसे राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि दारू, दवा, जहर, शाम क्या क्या है, हम आ गए हैं, बता इंतजाम क्या क्या है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि हम आ गए हैं, अब आपका भारत आधुनिक भारत हो गया है, अब आपके यहाँ मॉडर्नाइजेशन आ गया है, अब आपके यहाँ परिवर्तन आ गया है। आप देखिए कि हम अगर पुरातत्व से जुड़े हैं, हम अगर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, हम अगर अपनी सभ्यता से जुड़े हैं, तो क्या किसी एक कल्चर के लोगों के आ जाने से हम बदल गए क्या हमारी संस्कृति बदल गई? क्या हमारी सभ्यता बदल गई? क्या हमारे बोलने चालने के ढंग बदल गए? क्या हमारे लोग बदल गए? तो कुछ नहीं बदला है। आज तक आप देखें कि जिस तरह से तकनीकी युग ने हावी हुआ है, तकनीकी युग जिस तरीके से हमारे ऊपर, उसके बाद भी हम आधुनिक पूर्णतः नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर इस इतिहास को बांटा गया भारतीय इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से थे? और यही 3 भाग हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब सबका पार्ट अलग अलग है, सबको हम अलग अलग पढ़ते हैं। क्यों? उसके पीछे का कुछ कारण है। कुछ ईस्वी तक को हम रखते हैं इस इतिहास में। तो इस इतिहास में हम ईसा पूर्व से लेकर इसको 800 ईस्वी तक मान के चलते हैं कि यह प्राचीन इतिहास है। 800 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक मान के चलते हैं कि यह मध्यकालीन इतिहास है। और 1600 ईस्वी से लेकर अब तक के इतिहास को हम आधुनिक इतिहास कहेंगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी तक के इतिहास को हम आधुनिक इतिहास कहेंगे। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास में भी कुछ विभाजन किया गया, मध्यकालीन इतिहास में भी कुछ विभाजन किया गया। उसके बाद आधुनिक इतिहास में हम पहुंचते हैं। तो एक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हम आगे इतिहास को पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल, एक मिनट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है।
पाषाण काल कहने का मतलब क्या? पत्थर का युग। एक ऊपर ऊपर से आप समझते चलिए, पत्थर का युग कहने का मतलब कि अगर इतिहास शुरू हुआ था, अगर मानव का सभ्यता शुरू हुआ था, अगर मानव का बसावट शुरू हुआ होगा, मानवीय सभ्यताएं एक जगह पे जड़ हुई होंगी, एक जगह पे मानवीय सभ्यताओं का रहना, लोगों का रहन सहन प्रारंभ हुआ होगा, तो उस समय तक लोग भोजन पकाना नहीं जानते थे। भोजन पकाना नहीं जानते थे। लोग एक अस्थाई निवास नहीं जानते थे। लोगों के पास घर नहीं था, लोगों के पास रहने का कोई भी साधन नहीं था, खाने का कोई व्यवस्थित साधन नहीं था, पहनने का कोई व्यवस्थित साधन नहीं था। लेकिन सबसे पहले लोगों ने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। यद्यपि उसे आप हथियार मान के चलें, तो हथियारों के रूप में पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, या आग जलाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। तो उस समय जो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, यानी सबसे प्राचीन पाषाण काल में जब पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ था, तो उन पत्थरों में तकनीक नहीं आई थी। मतलब अभी आप मान लीजिए कि दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक जो गरीब हैं, दूसरा जो अमीर है। गरीब आदमी जिसके पास कुछ है नहीं हथियार, वो ढेला उठाता है, मार देता है, आपका कपार फूट जाता है। तो ये हो जाता है क्या? वो समझिए कि वो पूरा पाषाण काल का व्यक्ति है, उसको लूर नहीं है, उसको दिमाग नहीं है, वो ढेला उठा के मार दिया, आपका कपार फूट गया। दूसरा आदमी है जो आधुनिक काल का है, वो क्या करेगा? बंदूक लावेगा, वो मारेगा, सीधा आप परलोक सिधार जाइएगा। तो ये क्या हो गया? ये आधुनिक हो गया। मतलब कि जो पत्थर का प्रयोग किया, उस पत्थर में ना नुकीलापन था, ना कोई औजार था, ना उसका किसी तरीके से बनावट था, ना उसमें किसी तकनीक का प्रयोग किया गया था। बस उठा के मार दिया, देखा कि 100 ग्राम का ढेला है, 200 ग्राम को निकल जाएगा। तो वो हो गया पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हो गया कि थोड़ा उसको लोग बनाना शुरू किए, उसको छील छाल के बना दिए कि अब वो मारेगा ना बाबू, वो घोंप देगा, और घोंपेगा तो सीधे लग जाएगा जोर से। तो अब क्या हुआ कि उसमें औजार वाला तकनीक आना शुरू हो गया, तो उसको हम कहेंगे मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल क्या है कि इस समय पूरा तकनीक डेवलप कर गया, और पूरा तकनीक डेवलप होने के बाद इस समय औजार बन गया। जैसे गणासा टाइप का औजार बना दिया लोगों ने, जैसे चपाड़ टाइप का औजार बना दिया लोगों ने, चॉपर चॉकिंग टाइप का औजार बना दिया लोगों ने। और अब क्या कर रहे हैं? तो उसका प्रयोग खेती करने के लिए भी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? तो उसका प्रयोग आप शेर बाघ को मारने के लिए भी कर रहे हैं। शुरुआत में क्या कर रहे थे आदि मानव? मारने के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, कि जानवरों को नाखून से पकड़ के चीर दिए, नरसिंह भगवान बन जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनके पास तकनीक आ गई। इसके बाद देखिए मध्य पाषाण का मतलब मध्यकालीन भारत में क्या हुआ? तो मध्यकालीन भारत में शासकों का विकास हो गया था, और इस समय शासन एक बेहतरीन ढंग से चलाई जाने लगी थी। इसके बाद देखिए आधुनिक भारत में क्या हुआ? तो आधुनिक भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जो आपके लिए बहुत विशिष्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर भी है, इसलिए शुरुआत उल्टा कर रहे हैं। ये आपका भारत। अब भारत के इस भाग में आप देखिए कि कौन सा सागर है? अरब सागर। और इस भाग में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है? हिंद महासागर। अभी तक आप देखिए कि आपका भारत एकजुट भारत है। जो स्वप्न चाणक्य ने देखा था कि भारत को एक छत्र राज स्थापित कर दें, वो एक छत्र राज वाला भारत है। और इस भारत में आप देखिए 1500 से 1600 ईस्वी में जो परिवर्तन हो रहे थे, या यूं कह लें कि 1400 ईस्वी के बाद जो परिवर्तन हो रहे थे, वह एक परिवर्तनशील युग था भारत के लिए। वह एक परिवर्तनशील युग था भारत के लिए। कैसे भाई? तो मुगलों का शासन चल रहा था भारत में। भारत में मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन के साथ साथ अन्य छोटे बड़े राज्य, जैसे हैदराबाद में निजाम, लखनऊ में नवाब,
इन लोगों का शासन भी आप देखिएगा कि चल रहा है। हम ऊपर ऊपर से बस एक कहानी बता रहे हैं कि इन लोगों का शासन भी भारत में चल रहा है और भारत एक अस्थायित्व की दिशा में है। भारत एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जी रहा है। भारतीयों के पास अथाह संपत्ति है, क्या? मसाला। अथाह संपत्ति है उनका प्राकृतिक संपदा, और भारत सदैव उपजाऊ भूमि रहा है। भारत में सदैव प्रकृति ने जो है सो अपना सबसे विशिष्ट उपहार दिया है। तो इसी उपहार को प्राप्त करने के लिए विदेशी आक्रांता हमेशा ललायित रहे हैं और हमेशा विदेशों से लोग आकर के यहाँ पे क्या करते रहे हैं, यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमेशा युद्ध होते रहा है, यहाँ पे आक्रमण करते रहे। तो आप देखिएगा कि इस समय क्या हुआ कि सबसे पहले एक व्यक्ति जो भारत भुला गया था उसको खोजने आ गया। उस व्यक्ति का नाम था बकलोलवा के, क्या नाम था? वास्को डिगामा के करमामा, वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा कहाँ से आते हैं? तो ये वास्को डिगामा आते हैं पुर्तगाल से। पुर्तगाल से ये आदमी निकले थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। ये निकले थे अमेरिका की खोज करने, अमेरिका की खोज करने। अब थोड़ा सा समझिए विश्व का इतिहास या वर्ल्ड मैप समझिए तो आपको समझ में आएगा हिस्ट्री कि क्या मज़ा आया और कैसे ये भारत पहुंच गए। और एक आदमी निकला था भारत का खोज करने, वो अमेरिका पहुंच गया, मतलब एक्सचेंज हो गया। तो आप देखिए वर्ल्ड मैप, आपको दिखाते हैं वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र। इस बोर्ड को आप समझ लीजिए कि ये ब्लैंक है और ये बोर्ड पूरा विश्व है जिस पे हम अभी विश्व का नक्शा पार देंगे, मतलब मानचित्र आपको समझाएंगे। ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ कहेंगे, नीचे वाले भाग को हम साउथ कहेंगे। किसी भी मानचित्र को आप देखिए तो ऊपर में क्या होता है, नीचे राइट में और लेफ्ट में वेस्ट। तो इस वर्ल्ड मैप के सबसे लेफ्ट में अगर हम चलते हैं, सबसे लेफ्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक महादेश मिलेगा। इस महादेश के ऊपर वाले भाग में जाएंगे जो कि नॉर्थ है, और नीचे वाले पुश कर दो, नीचे वाले भाग में जाएंगे